सुप्रभात। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन शिक्षण इस स्तुत्य उपक्रम अंतर्गत मैं श्रीमती ज्योति निकम शंकरवाड़ी मनपा माध्यमिक शाला से आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले तासिका से हम चांदनी रात इस पद्य का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। तो पिछले तासिका में हमने यह सीखा, पाठ्यपुस्तक की पहचान विविध कृतियों की पाठ्यपुस्तक की पहचान की और इसमें विविध कृतियों की जानकारी ली है। अनुक्रमणिका में पहली इकाई में कौन से पाठ हैं उसके बारे में समझ लिया। कविता की शुरुआत में संपूर्ण कवि परिचय समझ लिया। संक्षिप्त में पद्य संबंधी जानकारी ली और पद्य का गायन किया। आज के तासिका में हम चांदनी रात इस कविता के प्रत्येक पद्य पंक्ति का अर्थ समझ लेते हैं। बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशी के, आनंद के क्षण आते हैं और वह अपनी खुशी का अपने ढंग से प्रदर्शन भी करता है। मनुष्य की तरह ही प्रकृति यानी कुदरत, निसर्ग को भी खुशी होती है और यह प्रकृति भी अपनी खुशी का इजहार करती है। यही प्रकृति की खुशी, आनंद देखेंगे हम चांदनी रात इस पद्य में। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। चांदनी रात यह काव्य पंचवटी इस खंड काव्य से ली गई है जो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित है। इसकी जानकारी हमने पिछले तासिका में ली है। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। प्रथम मैं पूर्ण पद्य पंक्ति को पढ़ती हूँ। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रगट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, हे स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। हे बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बतौर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। देखो, अब प्रत्येक पद्य पंक्ति का अर्थ समझेंगे। पहला पद्य है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो यहाँ पर हम पहले शब्द के अर्थ देखते हैं। चारु शब्द आया हुआ है बच्चों। यहाँ पर चारु का अर्थ है सुंदर। चंचल, चंचल का अर्थ है शांत न हो,
शांत नहीं होता है, चंचल होता है। थल, थल का मतलब है भूमि। अवनी, अवनी का मतलब है पृथ्वी, धरती। अंबर यानी आकाश। देखो यहाँ पर चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। मतलब चंद्र कैसा है? चारू, चारू यानी सुंदर है। और इस सुंदर चंद्र की जो किरणें हैं, किरणें कैसी हैं? चंचल है, क्योंकि वह जल, जल मतलब पानी, और थल, थल मतलब भूमि, भूमि में क्या कर रही है? तो खेल रही है। तो इसी वजह से जल और थल में खेलने वाली यह किरणें भी क्या लग रही है? चंचल लग रही है। तो देखो यहाँ पर कि बहुत ही सुंदर चंद्रमा हमें दिखाई दे रहा है और स्वच्छ चांदनी भी आपको दिखाई दे रही है। तो चांदनी रात में, मतलब चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा बहुत ही सुंदर लग रहा है। चंद्र की चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल कर रही है। तो ऐसे लग रहा है जैसे वे जल और जमीन के साथ क्या कर रही है? खेल रही है। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और पूरे नभमंडल में फैला हुआ है, और यह वह उन्हें क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है। तो इस तरह से अत्यंत सुंदर वर्णन कवि ने इस पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर किया हुआ है। पुलक प्रगट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी, मंद पवन के झोंकों से। इसका अर्थ देखेंगे हम। पुलक, पुलक यानी खुशी, आनंदित होना। हरित, हरित का मतलब है हरी घास, हरी हरी घास। नोको, नोको का मतलब है नुकीला, जो टोक होता है, नुकीला। तरु, तरु का मतलब है पेड़ पौधे। पवन, पवन यानी हवा। पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से। हरित तृण यानी हरी हरी घास। जो हरी हरी घास के नोकों से, नुकीला टोक, ये जो हरी भरी घास है, वहां यहाँ क्या हो रहा है? हो रही है, हिल रही है। मतलब धरती अपनी खुशी प्रकट कर रही है। जैसे कि हमें भी कभी आनंद होता है तो हम भी झूमते हैं ना, तो उसी तरह से इन हरी भरी घास को भी क्या हुआ है? आनंद हुआ है। इसीलिए वो भी क्या कर रही है? अपनी खुशी हिलडुल कर प्रकट कर रही है। और यहाँ ये जो पेड़ पौधे, ये भी अपनी खुशी क्या कर रहे हैं? जाहिर कर रहे हैं। किस तरह से? जैसे ही मंद मंद हवा आ रही है और ये पेड़ पौधे यह भी झूम रहे हैं। मतलब इस अवसर पर पृथ्वी यानी अपनी धरती माँ अत्यंत क्या हो गई है? प्रसन्न हो गई है। और वह यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास की नोकों से प्रकट कर रही है। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे वे भी अपनी खुशी क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, हे स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। निस्तब्ध, निशा, निशा का मतलब होता है रात। निस्तब्ध मतलब शांत। स्वच्छंद सुमंद मतलब अपने मन से यहाँ वहां घूमने वाली हवा। निरानंद यानी आनंद रहित। पंक्तियों के इन
पंक्तियों से कवि यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि स्वच्छ चांदनी है और रात भी कैसी है? शांत है। ऐसे माहौल में और इस तरह के वातावरण में जो मंद 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 मतलब धीरे धीरे मंद बहने वाली जो हवा अपने साथ क्या लेकर चल रही है? तो गंध गंध लेकर अपने साथ यहाँ से वहां आ रही है और जा रही है। तो ऐसे लग रहा है जैसे चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद फैला हुआ है। तो क्या कहा है? मतलब निरानंद है कौन दिशा? मतलब यहाँ इसका मतलब है आनंद रहित कोई भी दिशा नहीं है। मतलब चारों दिशाओं में आनंद का वातावरण फैला हुआ है। चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद है। कवि ने बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। नियति नियति का अर्थ है भाग्य। नटी रात्रि रूपी नर्तकी। कार्यकलाप यानी गतिविधि। एकांत शांत भाव से। देखो यहाँ पर कवि हमें बता रहे हैं कि कोई भी गतिविधि गतिविधि बंद नहीं है, यानी कार्यकलाप। और रात्रि रूपी नटी के ये सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं। विशेषता यह है कि सब कुछ ही कैसे हो रहा है? अत्यंत शांत ढंग से और एकांत भाव से हो रहा है। यहाँ पर कोई भी शोर नहीं है, कोई भी कोलाहल नहीं है। मतलब ये शांत रात्रि का वर्णन यहाँ पर कवि ने इस पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर किया हुआ है। हे बिखेर देती वसुंधरा पृथ्वी मोती सबके सोने पर, रवि बतौर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा वसुंधरा का मतलब है पृथ्वी, धरती। मोती चांद और तारों को यहाँ पर मोतियों की उपमा दी गई है। रवि सूरज। यहाँ पर कवि हमें बता रहे हैं कि कवि ने यहाँ पर चांद और तारों की तुलना मोतियों के साथ की हुई है। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। जैसे कि हम संध्या होने के बाद हम आकाश में देखने के बाद हमें पता चलता है। तो कवि ने चांद तारों को यहाँ पर क्या कहा है? मोती कहा है। जब सवेरा हो जाता है तो ऐसे लगता है जैसे इन मोतियों को हमें बटोर लिया जाता हो। अर्थात सुबह उजाला होने पर आकाश में चांद तारे हमें दिखाई नहीं देते हैं। सवेरा हो जाता है तो वो रवि रवि मतलब सूरज उनको क्या कर लेता है? बटोर लेता है। ऐसे कवि यहाँ पर कह रहे हैं। देखो बच्चों कितना सुंदर वर्णन कवि ने यहाँ पर किया हुआ है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। शब्द के अर्थ विरामदायिनी। विरामदायिनी का मतलब है विश्राम देने वाली। संध्या को दे जाता है, सूरज को आराम देने वाली संध्या। शाम यानी काला। छलकना दिखाई देना।
इन पंक्तियों से कवि हमें यह बता रहे हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को क्या कर देता है, सौंप देता है। मतलब शाम होने के बाद चांद आकाश में फिर से क्या आते, मतलब चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। शाम संध्या होती है तो ये चांद तारे हमें दिखाई देते हैं, तो हमें किस तरह का आभास होता है, कैसे लगता है, जैसे कि आकाश में मोतियां है। तो इससे रात्रि की ये जो कालीमा है वो क्या हो जाती है, प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में छलकने लगती है। देखो बच्चों, आपने भी कभी संध्या का यह रूप देखा होगा। अगर हम गाँव जाते हैं तो हमें यह दृश्य दिखाई देता है, तो बहुत ही आनंद तब हमारे मन को होता है जब वो ऐसे चाँद तारे हम खुले आकाश में देखते हैं। तो ये देखने के बाद हमारे मन को एक तरह की क्या होती है, प्रसन्नता होती है। तो ये दृश्य हमें अवश्य देखना है और उसका आनंद लेना है। यह प्रकृति का सौंदर्य है और बहुत ही अच्छा यह दिखाई देता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। यहाँ पर शब्द के अर्थ है पंचवटी, वट के 5 वृक्ष, पंचवटी कहा गया है उसको। कुटीर, कुटी यानी झोपड़ी। शिला, शिला का मतलब है पत्थर। निर्भीक, निर्भीक मतलब न डरने वाला, जो डरता नहीं वो निर्भीक, निडर। अभी यहाँ पर कवि ने पंचवटी का वर्णन किया हुआ है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि पंचवटी की छाया में, पंचवटी का अर्थ जैसे कि मैंने आपको बताया कि वट के 5 वृक्ष, और इसी पंचवटी की छाया में पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर कुटी है। कुटी यानी झोपड़ी बनी हुई है और उस झोपड़ी के सामने एक साफ सुथरी शिला है और उस शिला पर दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा वहां पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कवि ने इस पंचवटी का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। धनुर, धनुर का मतलब है धनुष्यधारी, तीरंदाज, तीरंदाज भी कहा जाता है। भुवन भर, भुवन भर यानी सारा जगत, पूरा विश्व। कुसुमायुध योगी सा, कामदेव सा व्यक्ति। दृष्टिगत, जो दिखाई देता है वह। यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर यह जो धनुर है मतलब धनुषधारी कौन है जो रात्रि में इस समय जाग रहा है। वे कहते हैं कि वह कामदेव सा भोगी एक गृहस्थ है, कोई सन्यासी जैसे लग रहा है और सन्यासी जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बच्चों, हमने यहाँ पर चांदनी रात इस पद्य का अर्थ समझ लिया है, उसके शब्द के अर्थों को भी समझ लिया है। तो हम बढ़ते हैं अगली कृति की ओर। बच्चों, हमारे पाठ्य पुस्तक में भाषा बिंदु में कृति दी गई है, जो कि है निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, मतलब समान अर्थ वाले शब्द। तो आपको लिखने हैं इस तरह से, तरु, पेड़, दरख्त, वृक्ष, वसुंधरा,
पृथ्वी, धरती, मही, चंद्र, शशि, सोम, इंदु, कृषक, किसान, खेतीहर, अन्नदाता। उद्यान, बगीचा, वाटिका, चमन। अरण्य, अरण्य के लिए वन, जंगल, विपिन। तो इस तरह से भाषा बिंदु यह जो कृति है, तो पर्यायवाची शब्द के अर्थ हमने यहाँ पर समझ लिए हैं। अगली कृति की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगली है कृति पाठ से आगे। यहाँ पर आपको दिए हुए शब्द का उपयोग करते हुए स्वरचित कविता बनाकर प्रस्तुत करनी है। तो देखो बच्चों, आप सभी में भी यह कौशल्य क्षमता होती है, लेकिन क्या होता है, हमें मतलब आपको सिर्फ यह कौशल्य विकसित करना है। मैं यहाँ पर अपने स्कूल के एक विद्यार्थिनी का उदाहरण देना चाहूँगी कि 2 साल पहले हमारे स्कूल की एक स्टूडेंट थी, जो 10th पास आउट हुई हैं 2 साल पहले, और वह भी प्रथम क्रमांक से, जिसका नाम है भाग्यश्री दवंडे। तो जब वह 9वीं कक्षा में थी, तब यह पद्य पढ़ने के बाद जो एक्टिविटी कृति मैंने पूरे बच्चों मतलब क्लास में ली थी, तो बच्चों को करने के लिए कहा। कक्षा में बहुत सारे बच्चों ने इसका बहुत ही अच्छा प्रयत्न किया था, लेकिन सबसे पहला प्रयत्न भाग्यश्री ने किया, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि उसने इतनी सुंदर कविता सिर्फ इन 5 शब्द जो आपको दिए गए हैं यहाँ पर, इसके ऊपर बनाई थी। तो तब मैंने उसको कहा भी था कि आप भविष्य में बहुत अच्छी कवयित्री बन सकती हो। भाग्यश्री की कविता तो अब मुझे याद नहीं है, लेकिन कल ऐसे ही भाग्यश्री की मुझे याद आई, और मैंने आपके लिए एक छोटा-सा प्रयत्न किया है इन शब्दों के आधार पर कविता बनाने का। मैं कविता वगैरह नहीं बनाती हूँ, लेकिन ऐसे लगा अगर भाग्यश्री बना सकती है, तो मैं भी ज़रा-सा प्रयास करती हूँ। तो कभी-कभी क्या होता है, आपसे मतलब आप विद्यार्थियों से हम शिक्षकों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसे मैंने थोड़ा-सा छोटा-सा प्रयास किया है, तो आपको भी यह प्रयास करना है। तो शब्द देखो बच्चों, क्या दिए हुए हैं यहाँ पर? तारे, आकाश, पर्वत, नदी, पृथ्वी, और इन शब्दों को लेकर हमें एक छोटी-सी कविता तैयार करनी है। तो देखो मैंने इस तरह से बनाई है। आकाश में रात समय दिखते सुंदर-सुंदर तारे, कितने प्यारे, कितने न्यारे। पर्वत से नदी निकलती, हंसते हंसाते सदा मुस्कुराती। यह सारी प्रकृति हमारी, दिखती पृथ्वी कितनी दुलारी। तो इस तरह से यह प्रयत्न किया हुआ है। आपको भी ये जो शब्द दिए हुए हैं, तारे, आकाश, पर्वत, नदी, पृथ्वी, इस पर आधारित यह पद्य पंक्तियां तैयार करनी है। अवश्य ही आपको भी यह करने के लिए आ सकता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं कृति की तरफ। अंतिम कृति है हमारी रचना बोध। तो ये जो हमने पद्य पढ़ा है, इस रचना से हमें क्या सीख मिली है, हमें क्या बोध हुआ है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखो बच्चों, इस पृथ्वी पर मतलब धरती पर जीवन जीने के लिए हमें बहुत ही बहुमूल्य और कीमती उपहार मिला है। उसे ही हम प्रकृति यानी निसर्ग कहते हैं। हमारी ये जो कुदरत है, ये सारी प्राकृतिक सुंदरता से सुशोभित है, जिसका हम किसी भी समय आनंद ले सकते हैं। और हमारी प्रकृति भी
क्या होती है? आनंद होती है, खुशी होती है, जैसे कि हमने इस पद्य पंक्तियों में देखा है। तो हमारी प्रकृति एक माँ की तरह होती है। वह हमारा पालन-पोषण करती है, हमारा ख़याल रखती है। तो इसीलिए हमें भी कुदरत का, प्रकृति का ख़याल रखना है। अपनी वजह से किसी तरह की हानि प्रकृति को ना पहुँचे, इस तरह की कृति हमें नहीं करनी चाहिए। हम सबको प्रकृति का अच्छी तरह से ख़याल रखना है। यह हमने इस रचना से बोध लिया है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? पद्यांश का अर्थ सीखा, भाषा बिंदु जो पर्यायवाचक शब्द के ऊपर आधारित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में जानकारी ली। पाठ से आगे कविता बनाने के लिए पाठ से आगे की कृति देखी और आगे रचना बोध, इस रचना से हमें क्या बोध लिया। तो बच्चों आज की तासिका में इतना ही। कल फिर मिलेंगे स्वाध्याय को लेकर पाठ के आंगन में, और इस स्वाध्याय को हम अच्छी तरह से समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आज का यह पद्य पाठ आपको समझ में आया होगा।